हेलो एस्पिरेंट्स, नील विद्रोह, नील कृषक विद्रोह, रिफाइंड नोट्स मॉडर्न इंडिया में आज हम डिस्कस करेंगे नील विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह में सबसे पहले नील के बारे में जान लीजिए कि यह यूरोपियन मार्केट में बहुत ही डिमांडेड मटेरियल था। इससे रंगाई का काम होता था, इसलिए नील विद्रोह जो है, नील जो प्रोडक्शन है, नील जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन ही थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक माल था। यह देखिए, यह इसका प्रोडक्शन हो, इसके लिए किसानों से उनके अच्छे भूमि में, कुछ ही भूमि में प्रोडक्शन के लिए बाध्य किया जाता था और उस हिसाब से उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते थे। इसमें उन्हें अग्रिम जरूर दिया जाता था, लेकिन उस अग्रिम को मार्केट के हिसाब से जो उनका रेशियो बनता है उससे बहुत कम पैसा दिया जाता था और वो भी पैसा अग्रिम लिखवा करके पूरा पैसा न देना। और उसके बाद ये जो नील प्रोड्यूसर हैं, इनके जो एजेंट हैं वो भी इनसे घूस ले लिया करते थे। अगर आपको बीच में मन हो जाए कि मैंने पैसा ले लिया, खेती करूँगा, अब नहीं करूँगा, लिया और 2-4 दिन बाद लौटाने का मूड हो गया, आप नहीं लौटा सकते। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी ब्रिटिशर्स हैं या फिर जमींदार या नील प्रोड्यूसर। तो कुल मिलाकर के आपका काम नहीं बनना है, आपको टॉर्चर होना है। यह प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ती है तो नील प्रोड्यूसर आगे ये लोग अग्रिम लिखवाना भी बंद कर देते हैं और क्या करते हैं कि लठैतों के दम पे किसानों को उठवा लेना, उनको मारना पीटना, उनके परिवार वालों को उठा लेना, इतना तंग करना, परेशान करना कि आपको खेती करना मजबूरी हो। इसलिए वो नहीं करते थे अग्रिम कि कोर्ट के मुकदमे में कौन पड़े, क्योंकि इसके लिए एक प्रोविज़न था, कोर्ट में वो जा सकते थे आसानी से। इसका अगला चरण आता है तो उस फेज में एक जज साहब हैं, वो कलारोवा के मजिस्ट्रेट हैं हेमचंद्राकर। उन्होंने एक फैसला दिया कि पुलिस का यह कार्य है कि किसानों का, रैयतों का, महाजनों से, नील प्रोड्यूसर से डिफेंस करे, उनका रक्षा करे, उनका हित को ध्यान दे। तो लगा एक बार नील प्रोड्यूसर किसानों को कि अब हमारा दुर्दिन चला गया, अब हमारे साथ न्याय होगा, अब हमारे दिन सुधर जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। नील प्रोड्यूसर जो हैं, नील उत्पादक जो हैं, वो माने नहीं, अपना रवैये पे काबिज रहें, बने रहे। तो फिर रैयतों ने क्या किया कि उन्होंने शांतिपूर्ण रवैया अपनाया विद्रोह का, विरोध का, और उन्होंने अर्जियाँ डाली अधिकारियों के पास। उन्होंने वो सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं उसको, विद्रोह करने का प्रयास किया। सामूहिक रूप से एक बैठते हैं मंच पे, उस तरीके से उन्होंने अपना स्वर ऊंचा किया। जब इसे बात नहीं बनी तब उन्होंने रैयतों ने विद्रोह करने का प्रयास किया और तब भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को संगठित किया है। जब लठायत आ रहे हैं नील प्रोड्यूसर के तो उनसे वो अपना रक्षा कर पा रहे हैं और जो किसान हैं एक दूसरे के लिए गवाही नहीं दे रहे हैं कोर्ट पे एक दूसरे के खिलाफ। और यह भी हो रहा है कि किसान का ज़मीन अगर नीलामी हो रहा है तो कोई दूसरा किसान नहीं खरीद रहा है। यह सब चल रहा है, लेकिन इतने से काम बनता नहीं है, तो फिर इन्हें मजबूरी में सशस्त्र विद्रोह करना पड़ता है 1860 में। जो मजिस्ट्रेट साहब का फैसला था वो 1859 में था। 1860 में ये लोग संगठित होते हैं सशस्त्र विद्रोह करने के लिए। अब जब लठैत आ रहे हैं इनके पास और इन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया, नदिया और मालदा के किसानों ने सबसे पहले किया। नदिया के गोविंदपुर में सबसे पहले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था विष्णु विश्वास और दिगंबर, ये और मालदा के थे एक मंडल थे, मंडल साहब, उनका नाम था रफ़ीक मंडल। तो ये लोग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नील का खेती का विरोध किया और विद्रोह भी किया। इन्होंने एग्रीकल्चर बंद कर दिया और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया, दूर दूर तक। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं नील प्रोड्यूसर को धक्का लगता है, वो लठायत भेजते हैं, उनको भी ये लोग मारपीट के भगाते हैं, पुलिस भेजते हैं, उन पे भी ये लोग सशस्त्र हमला कर देते हैं रैयत लोग। इसके बाद इनके पास कुछ बचता नहीं अस्त्र। रैयतों ने तो इतना तक किया कि पुलिस चौकियाँ तक उन्होंने तोड़फोड़ मचा दिया, पुलिस चौकियों में भी उखाड़ फेंका उसे भी। तब जा कर के ये लोग क्या करते हैं कि इन्हें बस एक उपाय बच जाता है कि अब इनको धमकी दिया जाए। नील प्रोड्यूसर धमकी दे रहे हैं किसानों को कि आपका ज़मीन हम नीलाम कर देंगे या फिर आपका लगान बढ़ा देंगे। तो इन्होंने लगान देना भी बंद कर दिया रैयतों ने। इन्होंने हर बार कड़ा अपना वो रणनीति चलाया। इस रणनीति के चलने के बाद क्या होता है कि जो नील प्रोड्यूसर हैं वो मुकदमाबाजी जो ये लोग कर रहे थे इनके खिलाफ, नील प्रोड्यूसर कर रहे थे मुकदमाबाजी
रैयतों के खिलाफ, तो रैयतों ने उसके लिए भी धन इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया और अपने डिफेंस में वकील रखा, यहाँ तक कि नील प्रोड्यूसर्स पर भी विद्रोह वो मुकदमा कर दिया। तो जो भी वो लोग कर रहे थे उसका इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और इन्होंने उनके एजेंट्स को, उनके जो सहयोगी हैं उनका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया। कुल मिलाकर के रैयतों ने यहाँ पे नाक में दम कर दिया। अब नील प्रोड्यूसर्स के पास एकमात्र उपाय था कि नील प्रोडक्शन बंद कर देना। इन्होंने अपने कारखाने बंद कर दिए और 1860 से नील का उत्पादन बंगाल में बंद हो गया। इस विद्रोह में रैयतों को कामयाबी मिली, लेकिन इस कामयाबी के पीछे अगर एनालिसिस किया जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका संगठन मजबूत था, रैयतों का। इन्होंने मजबूती से संगठन खड़ा किया, इन्होंने अनुशासन बनाए रखा और जो भी चाहिए विरोध के लिए उन्होंने बनाए रखा हर चीज़ को। तो इनका सहयोग बाकी लोग भी करेंगे। एक तो इन्हीं में जो धनी रैयत थे वो इनका सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद छोटे जमींदार, महाजन, यहाँ तक कि बुद्धिजीवी, नील दर्पण जो है वो दिन बंधु मित्र लिख रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग और भी लेख और राइटिंग्स लिख रहे हैं, इसके माध्यम से उनका प्रचार कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि मिशनरीज भी जो हैं इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अंग्रेज़ों का भी जो रवैया है इनके लिए बहुत ज़्यादा विरोधात्मक नहीं है, बैलेंस अप्रोच है। तो यह सब इसलिए क्योंकि इनके अपने तौर तरीक़ों में बहुत दम था। इन्होंने जब कमर कस लिया तो आगे बढ़ते रहे। एक बात और है कि इसमें कामयाबी इसलिए भी मिली कि इसमें ऑलरेडी एक 1857 विद्रोह हो चुका था हाल ही में, और अभी तक 1858, 59, 60 तक अंग्रेज़ जो है इधर कुछ वर्षों तक अंग्रेज़ जो है लिबरल होने का छवि अपना बनाए जा रहे थे, दिखा रहे थे इंडियंस को कि हम लिबरल हो रहे हैं। दैट्स वाई भी इस विद्रोह में उन्होंने कोई बहुत कड़ा नीति नहीं अपनाया और इस विद्रोह में जो नील प्रोड्यूसर हैं वो पीछे हुए और किसानों को कामयाबी मिली। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम इसी तरीके से बाकी विद्रोहों को भी देखेंगे। 20वीं सदी का विद्रोह आएगा और उसमें हम लोग देखेंगे कि इन दोनों सदियों में क्या अंतर रहा। थैंक यू।